गुड मॉर्निंग गाइस। महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएसएसबी का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। डीएसएसबी जो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इसका अपन 2019 का जो पेपर था वो देखने वाले हैं गाइस। तो आपको इससे बहुत आइडिया मिलेंगे, आपको बहुत हेल्प होंगी, इसलिए अपन ने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि आपको सारे इसके पीवाईक्यू मिले। तो आज अपन डीएसएसबी के लिए पीवाईक्यू देखने वाले हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको और भी कुछ टॉपिक चाहिए होंगे तो आप भी उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच बिंज ईटिंग इज़ फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड गिल्ट, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग एंड पर्जिंग इज़। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि इसमें पूछा जा रहा है कि बिंज ईटिंग होती है इसमें, और उसके बाद डिप्रेशन आएगा पेशेंट को, मतलब कि जो भी क्लाइंट रहेगा उसको डिप्रेशन आएगा, गिल्ट रहेगा, और वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा, मतलब कि खुद से वॉमिटिंग ट्राई करेगा। तो आपको पूछा है कि इसमें से ये क्या है। इट इज़ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, इज़ इट बुलिमिया नर्वोसा, इज़ इट डिस्फेजिया, और इज़ इट एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो आपको बताना है कि इसमें से ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिंज ईटिंग मतलब कि क्या होता है। ठीक है, तो बिंज ईटिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल एक्सेसिव ईटिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है। ठीक है, एक्सेसिव ईटिंग करता है इसमें। देन इसके बाद इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रहता है इसका, इसमें रहता है वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बिंज ईटिंग के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। देन नेक्स्ट इज़ द बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है दोस्तों, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ईटिंग फॉलोड बाय, एक्सेसिव ईटिंग तो रहेगी पर उसके बाद उसको क्या रहता है, गिल्ट रहता है। ठीक है, गिल्ट रहने के क्या कारण वो किस में चला जाता है, डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, गिल्ट है, डिप्रेशन है, एंड देन खुद से ही क्या करता है, वोमिटिंग करने की कोशिश करता है, पर्जिंग करता है, खुद से ही वोमिटिंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें ये क्यों करता है इसको, मतलब ये पर्जिंग और वोमिटिंग क्यों करता है, क्योंकि इसको डर लगता है कि मेरा ओवरवेट ना हो जाए, मेरा वेट ना बढ़े, इसलिए ये क्या करता है, पर्जिंग करता है एंड वोमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है। दैट इज़ बुलिमिया नर्वोसा। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है दोस्तों, पर इसके बाद अपने को ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी देखना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बुलिमिया नर्वोसा। इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों डिस्फेजिया क्या होता है। डिस्फेजिया मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं डिस्फेजिया मतलब क्या है। डिस्फेजिया इज़ डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग। आप सारे टर्मिनोलॉजीज लिख सकते हैं, क्योंकि एकदम आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर देखिए ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ द एनोरेक्सिया नर्वोसा। अभी क्या होता है दोस्तों कि एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इस दोनों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो एनोरेक्सिया का मीनिंग पता है ना आप लोगों को, तो इस टर्मिनोलॉजी से आपको याद रखना है। दोनों जगह पे नर्वोसा कॉमन है, पर वहाँ पे बुलिमिया था और यहाँ पे एनोरेक्सिया है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का मीनिंग होता है कि एबनॉर्मली लो वेट होता है इसमें। क्यों होता है, वेट कम क्यों हो जाता है एबनॉर्मली, इन क्लाइंट्स में जो है ना वेट बहुत कम हो जाता है। पर इसका रीज़न क्या है दोस्तों, कि वो एक्सेसिवली वहाँ पे ईटिंग करते थे, पर यहाँ पे सीवियर स्टारवेशन करते हैं। सीवियर स्टारवेशन मतलब कि उनको इतना डर रहता है वेट गेन का कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं, इसीलिए एनोरेक्सिया बोला जाता है इसमें। एनोरेक्सिया सीवियर स्टारवेशन की वजह से इनका वेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इनको इंटेंस फियर रहता है। किस चीज़ का इंटेंस फियर है इनको, जैसे उनको भी फियर था वैसे इनको भी फियर है, इंटेंस फियर है वेट गेन का। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों को भी फियर है किस चीज़ का, वेट गेन का। पर वहाँ पे खाने के बाद वोमिटिंग करते हैं एक्सेसिवली, और यहाँ पे खाते ही नहीं।
ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ आपको, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। और बहुत से क्लासेस, बहुत से कोचिंग वालों ने DSSB का पेपर डिस्कस किया है दोस्तों, पर इतना डिटेल में किसी ने नहीं किया है। सबने मतलब एकदम रैपिड फायर जैसे क्लासेस लिए हैं और फटाफट से क्वेश्चंस कवर किए, पर मुझे लगा कि अगर इससे रिलेटेड इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने पूरे ऑप्शंस कवर किए हैं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, next question is Wilson's disease is associated with ceruloplastin, second is amylase, third is creatinine kinase and fourth is lipase। तो सबसे पहले तो बताइए कि विल्सन्स डिसीज़ मतलब कि क्या होता है। इज एनीवन नो? अगर किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो विल्सन डिसीज़ मतलब कि क्या होता है, ये इनहेरिटेड डिसीज़ है, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, मतलब कि इनहेरिटेड है। तो इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉपर जो होता है ना, वो बॉडी में डिपॉजिट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सेसिव कॉपर होता है, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, और मेजरली जो एक्सेसिव कॉपर होता है ये किस दो ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होता है, फर्स्ट इज़ द लीवर एंड सेकंड इज़ द ब्रेन। ठीक है, तो मैं आपको ये जैसे विल्सन्स डिसीज़ है ये पूरा बता रही हूँ, मतलब कि इससे और भी कोई क्वेश्चन आए, इस बार भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटे ना। ठीक है, तो विल्सन्स डिसीज़ ये हेरिडेटरी इलनेस है। उसके बाद ये इसमें क्या होता है, ज़्यादातर कॉपर एक्यूमुलेट होता है, एक्सेसिव कॉपर एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, और बॉडी के मेन जो दो ऑर्गन है इनमें जाके वो एक्यूमुलेट होता है। तो दो ऑर्गन, एक तो लीवर और एक तो ब्रेन। ठीक है, इन दोनों में जाके वो एक्यूमुलेट होता है। विल्सन डिसीज़ कॉज बाय द इनएक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका आपको पता चला, मतलब क्या होता है विल्सन डिसीज़ ये पता चल गया। इसके बाद मेन जो दो ऑर्गन थे वो पता चल गए। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बात बतानी है इसके बारे में। तो विल्सन डिसीज़ इसका मतलब जो ये है, मेन कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से ये डिसीज़ होता है, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, वो 13। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। विल्सन डिसीज़ इज कॉज बाय द इनएक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 13। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 13 का जो जीन है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज ATP7B। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये दोनों बातें आपको पता चल गई। ठीक है, फर्स्ट तो एक्सेसिव कॉपर डिपॉजिशन होता है बॉडी में, उसमें से भी दो ऑर्गन रहते हैं, लीवर एंड ब्रेन। उसके बाद कौन सा क्रोमोसोम नंबर 13 में इनएक्टिवेशन हो जाने से, और उसका जो जीन का नाम है वो है ATP7B। ठीक है, अभी जो मैंने आपको जीन बताया था उसका बेसिकली काम क्या था, उस जीन का काम था कि ये जीन क्या करता है, जो लीवर है एक्सेसिव जो कॉपर रहता है उससे वो गेट रिड कैसे हो सके और उसको एक्सक्रीट कैसे करे, ये जो काम है ये देखता है। ठीक है, तो दिस जीन इज जनरली रेगुलेट्स हाउ द लीवर सेल्स गेट रिड ऑफ द एक्सेस कॉपर। नॉर्मली जो एक्सेस कॉपर रहता है, जो लीवर से निकलता है एक्सेस कॉपर, वो कहा जाता है, वो लीवर एक्सक्रीट कर देता है। कहाँ एक्सक्रीट करता है, बाइल में। ठीक है, एक्सक्रीट हो जाता है बाइल के थ्रू। ठीक है, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। बट अगर ये प्रोसेस फेल हो जाती है, जो लीवर का एक्सक्रीशन है, मतलब एक्सक्रीट नहीं अगर कर पाया लीवर और वो बाइल में नहीं गया, तो ये कहाँ डिपोजिशन रहेगा, कॉपर का पूरा लीवर में डिपोजिशन रहेगा। ठीक है, पूरा लीवर में डिपोजिशन रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस फेल हो गई समझो, तो क्या हो जाएगा, कॉपर एक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर में, और लीवर सेल की जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो पूरी डिप्लेशन में चली जाएंगी, और कॉपर कहाँ जाएगा फिर, एक्सेस कॉपर लीवर पूरा भर गया, अभी कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, अभी ब्लड स्ट्रीम में क्या जाएगा, तुम्हारा एक्सेसिव जो कॉपर था जो लीवर के पास था वो अभी ब्लड स्ट्रीम में गया। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो बॉडी के नेक्स्ट पार्ट में जाता है, जो नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें जाता है, दैट इज़ ब्रेन। फिर ब्रेन में जाके डिपॉजिट होता है। तो आपको समझा कि सबसे मेन क्या था, वो जो जीन था, अगर वो जीन डिसफंक्शन कर रहा है तो लीवर का जो फंक्शन है कॉपर एक्सक्रीशन का वो हैम्पर होगा तो
लीवर के पास जो सबसे ज़्यादा कॉपर आके डिपॉजिट होगा, अगर वो वहाँ डिपॉजिट होता है उसके बाद लीवर की कैपेसिटी डिप्लीट हो जाएंगी, तो वो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ गया कॉपर? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से कहाँ गया? मेन अपना जो ऑर्गन है जिससे अपन सबसे ज़्यादा फंक्शन होते हैं अपने, दैट इज़ ब्रेन, फिर ब्रेन में जाके डिपॉजिट होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो ठीक है, तो इसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि अगर किसी को विल्सन्स डिसीज़ हो जाता है, ठीक है, तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या रहता है। इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा, किसी को विल्सन डिसीज़ हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट सबसे मेन रहेगा लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है फर्स्ट। और इसका जो लाइफ स्पैन अगर पूछा जाए आपको तो 40 इयर्स का लाइफ स्पैन रहता है, बहुत कम लाइफ स्पैन रहता है इस डिसीज़ की वजह से। ठीक है, विल्सन्स डिसीज़ की वजह से। अब सबसे मेन आप बोलोगे कि मैम सेरुलोप्लास्टिन का क्या रोल है, तो अभी देखते हैं सेरुलोप्लास्टिन, जो ऑप्शन में आपको दिया है ना, सेरुलोप्लास्टिन। ठीक है, तो सेरुलोप्लास्टिन ये क्या है? ये बेसिकली प्रोटीन है, इट इज़ अ प्रोटीन। ठीक है गाइस, इट इज़ अ प्रोटीन मेड अप इन योर लीवर। ये लीवर में बनता है प्रोटीन सेरुलोप्लास्टिन, और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट कैरीज एंड स्टोर द कॉपर। ठीक है, ये इसको क्या करता है? कॉपर को कैरी करता है और कॉपर को स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बेसिकली कॉपर के स्टोरेज में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका क्वेश्चन का आंसर था वो क्या था? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, सेरुलोप्लास्टिन। और सेरुलोप्लास्टिन का नॉर्मल रेंज अगर आपको पूछे तो नॉर्मल रेंज सीरम टेस्ट में कितना रहता है? 20 to 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर mg/dl। ठीक है, अगर विल्सन्स डिसीज़ किसी पेशेंट्स में रहता है तो इसका जो लेवल है वो कितना हो जाएगा? बिलो 10 mg/dl, mg/डेसीलीटर। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चला आपको आज। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड फ्रॉम लंग एज वाटर वेपर इज अबाउट। तो अपन दिन भर जो इनहेल एंड एक्सेल करते हैं उसमें जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है वो कितना मतलब कि बाहर निकलता है, दैट इज़ 1000 ml, 500 ml, 1500 एंड 100 ml। तो दिन भर में कम से कम एवरेज ब्रीद में 14,000 लीटर एयर अपन क्या करते हैं? इनहेल एंड एक्सेल। ठीक है, ब्रीद लेते हैं एवरेज अपन। ठीक है, तो उसमें रिलीज़ होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। 14,000 लीटर ऑफ एयर अपन इनहेल एक्सेल करते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरी ब्रीद में अपन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको पूरा मिला के देखा जाए तो टोटल अपन 500 ml ऑफ वाटर वेपर एक्सेल करते हैं। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना अमाउंट होता है करके। तो दैट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। सो आपका आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन सेकंड, 500 ml। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं अपन। द pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन आया था आपको 12th के, जैसे आपने 12th में लॉगरिथम पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है कि pH, जो अपन pH काउंट करते हैं वो किसका नेगेटिव लॉगरिथम रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है या कैल्शियम आयन है, ये तो अपन देखते हैं आगे। तो एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी आर मेजर्ड विद द लॉगरिथमिक स्केल ऑफ द pH। ठीक है, एसिडिटी और अल्कलिनिटी अगर अपन किसी भी चीज़ की देखते हैं तो किसके मतलब कि किससे उसको काउंट किया जाता है बेसिकली, तो वो करते हैं pH से अपन काउंट करते हैं। ठीक है, तो pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या है? pH अगर पूछा जाए आपको नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, ऐसा फॉर्मूला रहता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+
H प्लस आयन, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, मतलब ऐसा रहता है pH इज इक्वल टू निगेटिव, ये माइनस का साइन रहता है यहाँ पे, log ऑफ H प्लस आयन्स, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है अराउंड H प्लस आयन, इसे क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिव टू प्योर वाटर, इसको बोला जाता है। जो ब्रैकेट बना रहता है H के बाहर, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिव टू प्योर वाटर। देन अगर pH आपका लेस देन 7 है, अगर pH लेस देन 7 है तो इसको बोला जाएगा एसिडिक, ठीक है। अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो उसे बोला जाएगा बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। इतना तो सबको पता था 12th में। अगर कोई एसिड है तो एसिड सब्सटेंस क्या करता है, डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को, याद रखना हमेशा, एसिड डोनेट एंड बेसिक एक्सेप्ट, ठीक है। एसिड से आपको याद रखना है कि ये डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन, और बेसिक जो सॉल्यूशन होता है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन। तो इट इज़ इनफ अबाउट दैट क्वेश्चन। वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। Next question is identify the type of reinforcement that increase the possibility of response by presenting a pleasurable stimulus after a desired response. The first option is negative reinforcement, second is partial reinforcement, third is the positive reinforcement, and fourth is the continuous reinforcement. So guys, इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं कि पॉजिटिव reinforcement मतलब कि क्या होता है। अगर it strengthen a response by presenting something that is typically pleasant, अगर जहाँ पे भी कोई pleasant situation, अगर आपको pleasant word दिखाई दे रहा है, that is positive. and if negative reinforcement के बारे में क्या बोला जाएगा, अगर कोई unpleasant चीज़ से reinforce हो रहा है, वो जो कोई भी इंसान है, that is कोई अगर unpleasant situation से वो stimulate हो रहा है, that is negative reinforcement. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्लीजेंट में और इसका नेगेटिव में। तो अगर इसका एग्जाम्पल बोला जाए तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक बैंक है, वहाँ का कोई मैनेजर है, तो वो अपने क्लाइंट्स, वो अपने जो एम्प्लॉय रहता है उनको टाइम पे रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए, इसलिए क्या करता है वो कि जो फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा उसको प्राइज़ देता है, उसको कुछ गिफ्ट्स देता है। तो दैट इज़ पॉजिटिव। कौन सी भी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो गिफ्ट दे रहा है किसी जो फर्स्ट सबमिट कर रहा है उसको, तो क्या करेंगे बाकी भी एम्प्लॉई ये ट्राई करेंगे कि टाइम पे रिपोर्ट सबमिट करें, जिसकी वजह से उनको क्या मिलने वाला है, बॉस की तरफ से रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लीजेंट, मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कोई चीज़ पॉजिटिविटी से और पॉजिटिव जा रहे हैं लोग। और अनप्लीजेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, अगर वो पढ़ता नहीं है तो क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है अमित नाम का, वो फ़ेल हो गया, तो ठीक है, ये हो गया उसका निगेटिव आ गया ये स्टिमुलस, मतलब कि अनप्लीजेंट चीज़ है, पर इससे वो क्या सीख लेगा, उसको लगेगा कि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में पास होना चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा, स्टडी करेगा। दैट इज़ निगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि कोई निगेटिव चीज़ से वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, दैट इज़ निगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आपको ये समझ गया। सो गाइस, अपन देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या था वो देख लेते हैं पहले। इसका आंसर था आपका, यहाँ पे क्या पूछा है आपको, प्लेजरेबल बोला है, तो मतलब क्या रहेगा, मैंने आपको पहले बोला था, जहाँ पे प्लेजर वर्ड आएगा तो आपका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। स्लीप वॉकिंग इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड, तो स्लीप वॉकिंग को क्या बोला जाता है। फर्स्ट इज अ इंसोम्निया, सेकेंड इज अ सोमनोलेंट, थर्ड इज अ सोमनाम्बुलिज्म एंड फोर्थ इज द हाइपरसोमनिया। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज के मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। इंसोम्निया तो मुझे पता है, सबको ही पता होगा आप लोगों में से। इंसोम्निया को क्या बोला, इंसोम्निया मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू गेट इनफ स्लीप, ठीक है, इनएबिलिटी टू गेट इनफ स्लीप, ठीक है, इंसोम्निया सबको पता है। देन नेक्स्ट सोमनुलेंट, सोमनुलेंट का मीनिंग क्या होता है गाइस, सोमनुलेंट मतलब कि
जस्ट अ मिनट, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट मतलब कि फीलिंग स्लीपी, मतलब कि वो जो कोई भी एक इंसान रहेगा उसको स्लीपी स्लीपी फील होगा, फीलिंग स्लीपी, दैट इज सोमनोलेंट। देन नेक्स्ट इज हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया मतलब वर्ड ही बता रहा है, हाइपर मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हाइपरसोमनिया मतलब क्या रहेगा, स्पेंडिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम फॉलिंग अस्लीप और स्टेइंग अस्लीप ड्यूरिंग द डे, मतलब कि इसको डे टाइम में भी बहुत ज़्यादा स्लीप आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लीप आ रही है, और वो अपना जो ज़्यादातर टाइम है वो किस में स्पेंड कर रहा है, ज़्यादातर टाइम स्लीप में स्पेंड कर रहा है, दैट इज़ नोन एज हाइपरसोमनिया। तो बचा अपना एक ही ऑप्शन जो अपना आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा, तो आपका स्लीप वॉकिंग मतलब क्या रहेगा, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, दैट इज़ सोमनाम्बुलिज्म। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो स्लीप में चलता है, मतलब कि नींद में जो चलने की बीमारी होती है उसको सोमनाम्बुलिज्म बोला जाता है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोन पोजिशन इज, फर्स्ट इज लाइंग फेस अपवर्ड, लाइंग फेस डाउनवर्ड, टर्निंग अपवर्ड एंड लाइंग फेस साइडवेज। तो प्रोन एंड सुपाइन पोजिशन, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक इमेज देख लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका इमेज। इस इमेज में फर्स्ट जो इमेज है गाइज, इसका फेस कैसा है, अपवर्ड है, और सेकंड जो इमेज है इसमें इसका फेस कैसा है, डाउनवर्ड है। जो अपवर्ड फेस रहेगा दैट इज सुपाइन, ठीक है। लाइंग फ्लैट ऑन बैक, ये बैक पे सोया है अपनी, ठीक है, तो ये सुपाइन पोजीशन हो गई। और प्रोन पोजीशन मतलब लाइंग फ्लैट ऑन स्टमक, ये अपने स्टमक पे सोया है, ठीक है, पेट पे सोया है, दैट इज़ प्रोन। अगर पेट पे सोया है तो प्रोन, पी फॉर पेट, पी फॉर प्रोन। अगर पीठ पे सोया है तो, मतलब बैक साइड पे सोया है तो सुपाइन पोजीशन। तो गाइज इसका आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन सेकंड, लाइंग फेस डाउनवर्ड। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म इन्फेंट इज यूज फॉर अ चाइल्ड ऑफ द एज। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 2 month, 1 to 4 years, 0 to 10 years एंड 2 months to 1 year। तो ये भी क्वेश्चन DSSB में आया हुआ है गाइज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूनेटल पीरियड किसे बोला जाता है, ठीक है, ये पीरियड्स आपको पता चाहिए। न्यूनेटल पीरियड किसे बोला जाता है, बर्थ से लेके तो बर्थ टू अप टू 4 वीक, ठीक है, या 28 डेज, ठीक है, 0 to 4 weeks। देन इन्फेंट किसे बोला जाता है, इन्फेंट 0 to 1 year, इसे इन्फेंट बोला जाएगा, ठीक है। देन टॉडलर किसे बोला जाएगा, टॉडलर बोला जाएगा 1 to 3 year के बेबी को, मतलब चाइल्ड को, 1 to 3 year के चाइल्ड को बोला जाएगा टॉडलर। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा इसमें से, आपका आंसर क्या रहेगा इसमें से, फर्स्ट 0 to 2 month, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये न्यूबॉर्न भी नहीं, ये न्यूबॉर्न का भी केस नहीं रहता, न्यूनेट का भी नहीं रहता है। 1 to 4 year भी नहीं रहेगा, 1 to 10 year तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बचता है आपके पास ऑप्शन 4, 2 months to 1 year। तो वैसे 0 to 1 year इसका आंसर रहता है, और आपके पास मोस्ट फिजिबल ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 है, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। Then guys, next question is, the presence of bilirubin in the urine indicates, the first option is raised blood glucose level, second is a renal stone, third is indicate biliary disease and fourth is the malignancy। तो मुझे बताइए कि बिलिरुबिन कैसे बनता है। बिलिरुबिन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्या, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल। RBC का बाय प्रोडक्ट क्या है, बिलिरुबिन रहता है। RBC जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे बनता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। तो बिलिरुबिन नॉर्मली कहा जाता है, ब्लड से जाता है ये लीवर में, ठीक है, कहा जाता है लीवर में, ठीक है, लीवर से ये कहा जाता है, ये जाता है बाइल में, बाइल का पार्ट बनता है, ठीक है। तो बिलिरुबिन अगर यूरिन में जाता है
अगर बिलिरुबिन आपको यूरिन में मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके लीवर में डैमेज है, ठीक है, लीवर में डैमेज है। इसका मीनिंग ये हो गया या तो कोई इन्फेक्शन है, या तो कोई इन्फेक्शन है, इसकी वजह से जो आपका जो बिलिरुबिन है वो बाइल में ना मिलके वो मिलता है यूरिन में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या था? अगर बिलिरुबिन किससे रिलेटेड रहेगा आपका? ऑप्शन सी, इंडिकेट बिलियरी डिसीज़। कोई भी बिलियरी डिसीज़ ही रहेगा अगर बिलिरुबिन यूरिन में मिलता है तो। रीनल स्टोन नहीं है, रेज ब्लड ग्लूकोज का तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैलिग्नेंसी भी नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड। और इसका नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल पता किसी ने पूछा तो क्या रहेगा? 0.3 to 1.2 mg/dl, ठीक है। सो गाइज, इसके बाद अपन आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन मेंटल स्टेटस डायरेक्टली एंड यूज़ ऑफ देयर मेमोरी इज़ कॉल्ड। मतलब कि उसको पता है और वो खुद का मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन खुद कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप? तो इसको ऑब्जर्वेशन बोलोगे, इंट्रोस्पेक्शन बोलोगे, एक्सपेरिमेंटल बोलोगे या क्लिनिकल बोलोगे? मैं अगर एग्ज़ाम में जाती तो मैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तो पहले ही एलिमिनेट कर देती क्योंकि इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। और फिर ऑब्जर्वेशन देखो तो ऑब्जर्वेशन तो मुझे नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑब्जर्वेशन आ रखा है। तो नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। तो आंसर आएगा अपना इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रो मतलब कि सेल्फ एंड इंस्पेक्शन मतलब कि केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का मतलब क्लास। इसके बाद अपन सेकेंड क्लास में देखेंगे इसके आगे के PYQ। अपन देख रहे हैं PYQ ऑफ DSSB 2019 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं, 2019 का। तो आपको आज का क्लास कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।